नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हम सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टर्म लोन अप्राइजल का ही एक रेशियो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग डेली बैंकिंग बिजनेस में भी इसका यूज़ करते हैं जब हम लोग अप्राइजल रेडी करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी कॉमन है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आप लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, हम लोग इसमें समझेंगे ये क्या होता है, इसका क्या यूजेस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे ही हम लोग बात करते हैं DSCR की, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये क्या है। ये कहता है कि आपकी जो डेब्ट है, आपकी जो डेब्ट है वो आपके इनकम से कवर होती है कि नहीं होती, इस चीज को ये रेशियो के रूप में हमें बताता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एसेसिंग वायबिलिटी एंड डेब्ट सर्विस कैपेसिटी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चलिए, टर्म लोन एंड अदर लॉन्ग टर्म borrowings are expected to be serviced from the income to be generated from the business operation of the enterprise। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट लोन देते हैं, कोई टर्म लोन देते हैं, और जहाँ पे हमारा इनकम जनरेशन क्या होता है, कोई भी मशीन होता है, कोई फैक्ट्री होता है, जहाँ जो कि इनकम जनरेशन करता है, उसको हम लोग क्या देते हैं, टर्म लोन देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यह देखते हैं कि जो टर्म लोन हम दे रहे हैं, उस टर्म लोन से या जो हम प्रोजेक्ट लोन दे रहे हैं उससे बिजनेस सरप्लस इनकम जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सरप्लस इनकम का मतलब क्या हुआ कि सरप्लस इनकम का मतलब यह हुआ कि बिजनेस खुद को ऑपरेट करने के बाद भी कुछ पैसे बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, जिससे कि उसने जो कर्ज लिया है उसको वो चुका पाए, मंथली इंस्टॉलमेंट वो उसको चुका पाए कि या नहीं चुका पाए। ठीक है, तो ये हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस इनकम उनके पास है या नहीं है। ठीक है, और जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं या फर्स्ट टाइम कोई भी लोन देते हैं, टर्म लोन देते हैं, मशीनरी वगैरह देते हैं, जो कि इनकम जनरेशन का एक माध्यम है, एक ऐसा फिक्स सेट है जो कि इनकम जनरेशन करेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। It is therefore important to assess the viability of the business activity of the unit of the generating profits। तो हम लोग को क्या करना है, इसकी वायबिलिटी चेक करनी होती है कि इसकी जो वायबिलिटी है बिजनेस एक्टिविटी में, ये जनरेट प्रॉफिट को जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। टू एसेस द डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी, हम लोग क्या एक्सेस करना है हमको, ये डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ कैश सरप्लस expected over the tenure of various long-term loans is required to estimates। कैश सरप्लस आपका जो है, जो लॉन्ग टर्म टेन्योर है, उसपे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आएगा या नहीं आएगा, ये हमको एस्टिमेशन करना होता है प्रोजेक्ट अप्राइजल में भी, और ताकि वह डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी है या नहीं उस प्रोजेक्ट में, उसके एस्टिमेशन में नहीं, ये हमें चेक करना है। और मैंने पहले ही कहा कि कैश सरप्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है, कहाँ से, एस्टिमेशन से। ठीक है, चलिए, DSCR indicates the ability of a concern to services its term liabilities। The ratio is applied while appraising all the term loans proposal। तो DSCR क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी एबिलिटी है कि नहीं, किसके कंसर्न में, टर्म लायबिलिटी के कंसर्न में, कि आप टर्म लायबिलिटी को पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग इसकी कंसर्न है। तो ये क्या चेक करता है, आपकी एबिलिटी चेक करता है, कौन, DSCR। ठीक है, द रेशियो इज अप्लाइड व्हाइल अप्राइजिंग ऑल द टर्म लोन प्रपोजल। हम जो भी टर्म लोन देते हैं उसमें से DSCR मैंडेटरी होता है चेक करना। DSCR measures whether interest and installments can be paid out of internal generation of funds। जो भी DSCR मेजर होता है वो कहां से होता है, वेदर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट जो हमारा है, जो कि हमने लोन के रूप में लिया है बैंक से, वह पेड आउट होना चाहिए किसके थ्रू से, इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड्स। तो जो भी हमारा फंड्स हमें मिल रहा है बिजनेस के लिए,
उसके इंटरनल पार्ट से होना चाहिए। तो हम लोग फंड्स लेके कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बिजनेस मशीन खरीद रहे हैं, उससे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो हमारा इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड है, कैश है, उससे हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पेड आउट होना चाहिए। ये कौन मेजर करता है? डीएससीआर मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Assessing the viability of any business activity is essentially an exercise of working out projected sales and cost of production and cost of sales. तो नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्ट में देखते हैं क्या होता है कि हमारा जो सेल्स होता है, फिर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये सब चीजें हम लोग उस प्रोजेक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं। The objective here is to determine the profits and the cash surplus generated from the operation. तो हम लोग जो प्रोजेक्ट में ये चीजें देखते हैं, उसका सेल्स कितना है, कॉस्टिंग कितना जा रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये क्यों देखते हैं? इसका मेन हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके पास सरप्लस कैश है कि नहीं है, और ये सब चीजें कहाँ से आनी चाहिए? उसके ऑपरेशन से आनी चाहिए, बिजनेस से। While for working capital assessment, the projection for the working for the following years are adequate. वर्किंग असेसमेंट के लिए भी हम लोग प्रोजेक्शन देखते हैं। For term loan appraisal purpose, such estimates are required for the entire tenure of the term loans. तो सपोज करिए अगर हम लोग 7 years के लिए टर्म लोन दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग मुद्रा 7 years के लिए दे सकते हैं, टर्म मुद्रा का टर्म लोन। तो 7 years में हमें चेक करना है कि इसका डीएससीआर कितना आ रहा है। तो ये एक एस्टिमेशन के द्वारा होगा, ठीक है। जब भी कोई नया एंटिटी लोन लेगा तो ये अपने प्रोजेक्ट में 7 years का एस्टिमेशन देगा कि इनका डीएससीआर हर साल कितना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोजेक्ट में लोग क्या क्या चेक करते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार इसको रिमाइंड करा रहा हूँ। जो यूनिट है उसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट कितना काम कर पा रहा है, कितना दिन काम कर रहा है, कितना परसेंट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी उसका यूटिलाइज होगा, प्रोडक्ट क्या क्या है, क्वांटिटी एंड प्राइस क्या है इनपुट का, कॉस्टिंग का, आउटपुट का क्या क्वांटिटी है, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पर यूनिट कितना खर्च आ रहा है, लेबर कॉस्ट क्या है, रिपेयर वगैरह में कितना खर्चा जा रहा है, प्लांट ओवरहेड्स क्या है, प्लांट यहाँ पे प्लांट्स होगा, ठीक है, जो प्लांट है हमारा जो यूनिट है उसका ओवरहेड्स के खर्चे में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कितना कॉस्टिंग आ रहा है, पैकिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग क्या है, फिनेंशियल एक्सपेंस क्या है, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, मिनिमम लोग 10 to 15% करते हैं। फिर आफ्टर इनकम इनकम टैक्स वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्राइस का राइज एंड इन्फ्लेशन इटीसी, जो भी चीज है ये प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है, इसको हम लोग चेक करते हैं। और ये सब चेक करने का एक ही हमारा मकसद होता है कि ओवरऑल हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, कैश सरप्लस उसके पास होगा या नहीं होगा, ताकि वो उससे क्या करे, अपना डेब्ट ऑब्लिगेशन जो है उसको वो फुलफिल कर सके। यही हमारा ओवरऑल गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि डीएससीआर कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एक हम लोग ई रिक्शा को फिनांस कर रहे हैं, जहाँ पे नेम ऑफ बोरोवर XYZ है, एबीसी इंटरप्राइज से खरीद रहा है, ई रिक्शा खरीद रहा है। उसका कॉस्ट ऑफ कितना है, 3.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख है। मार्जिन कितना दे रहा है, 15% दे रहा है, तो इसका 15% कितना हुआ, 52,500। और उसको बैंक के द्वारा टर्म लोन कितना मिलेगा, 2,97,500। अभी हमको इस प्रोजेक्ट का एक डीएससीआर निकाल के देखना है, ठीक है। तो डीएससीआर हम लोग निकाल के देखते हैं, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हमारा क्या है। अभी देखिए, वो आदमी ई रिक्शा खरीद रहा है, ई रिक्शा का उन्होंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है, उसकी हम लोग वायबिलिटी चेक कर रहा है। अभी क्या है कि वो ई रिक्शा का इनकम हमें पहले चेक करना है। इनकम क्या है कि नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ द व्हीकल विल बी ऑन द रोड। तो एवरेज हम लोग मानते हैं कि उनका उन्होंने जो दिया है 20 डेज उनकी गाड़ी चली, ठीक है। और ई रिक्शा है तो ई रिक्शा एक बार चार्ज होने पे मैक्सिमम 150 किलोमीटर के आसपास चलती है। और चार्जिंग होने में उसको कितना टाइम लगता है, चार्जिंग होने में उन्हें टाइम लग जाता है लगभग आपका 4.5 घंटा के आसपास, उनको एक बार फुल चार्ज होने में टाइम लगता है। और फुल चार्ज होने के बाद वो 150 160 अलग अलग कंपनी होती है, उसका अलग अलग है, ठीक। तो एवरेज वो कितना चल रहा है पर डे, 130 किलोमीटर, मतलब 130 किलोमीटर चल रहा है।
और फेयर कितना है, फेयर है 10 रुपये पर किलोमीटर। तो उस हिसाब से उसका पर डे का कितना हो गया, पर डे का उनका 1300 रुपये बन गया 130 किलोमीटर का। और हम मान के चल रहे हैं कि वो महीने में 20 दिन ही चलेगा, तो उसका टोटल इनकम क्या होगा महीने का, 26,000 रुपया हो गया। 1300 × 20, तो हमारा 26,000 रुपया उसके महीने का इनकम हो गया। कोई अदर इनकम तो है नहीं, तो ये इनका 26,000 रुपया महीने का इनकम हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या है कि नॉर्मली जो ई रिक्शा बैटरी से, इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है उसकी बैटरी, तो 4.5 घंटा के आसपास उसको पर डे 4-4 साढ़े 4 घंटा लग ही जाता है चार्ज करने में। तो पर डे का ऐसा माना है, जो एवरेज हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है कि पर डे उनका जो है कितना यूनिट आ जाएगा। पर डे उनको 20 यूनिट्स चाहिए। कितना यूनिट चाहिए, मैक्सिमम 20 यूनिट, से ज़्यादा कोई भी रिक्शा को नहीं चाहिए होगा। तो 20 यूनिट्स उनको चाहिए, और एक यूनिट का दाम कितना है, 7 रुपया है। तो पर डे उनको कितना हो गया, 140 रुपये इलेक्ट्रिक चार्ज उनका खर्चा हो गया। तो 140 रुपये उनका पर डे का खर्चा हो गया, तो उनका महीने का कितना हो जाएगा भाई, तो महीने में वो 20 डेज चला रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपया हो जाएगा। तो उनका पर मंथ का जो इलेक्ट्रिक खर्च है वो 2800 रुपया हो गया। ये जो फ्यूल कॉस्ट वगैरह देख रहे हैं, ये एक्चुअली डीजल के लिए था, यहाँ पे हम उसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो डीजल पेट्रोल वाला इंजन था उसके लिए, अभी चूंकि रिक्शा कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर 2800 उनका पर मंथ आ रहा है, तो 12 महीने में कितना होगा, 33,600। तो उनका ये खर्च हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज करने का खर्च। फिर हम देखते हैं उनका मोटर एंड अदर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होता है, उनका 2000 मैक्सिमम में माना हुआ है। इंश्योरेंस 8,000 समथिंग ये लग ही जाता है। ठीक है, गैरेज रेंट अगर खुद का है तो रेंट क्यों देना है। डेप्रिसिएशन आप 20 से 25% पकड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ 25% पकड़ा है। इसका रीजन है 25% पकड़ने का, क्योंकि जो बैटरी होती है ई रिक्शा की, उनकी लाइफ 3 साल मैक्सिमम होती है, 3 से 4 साल। तो उसके बाद बैटरी में खासा अमाउंट लग जाता है उनका, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा पकड़ रहे हैं इसमें। तो 25% पकड़े, 25%। चूंकि लोन अमाउंट मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, लोन अमाउंट हमारा 2,97,500 समथिंग ऐसा ही कुछ था, तो मैंने आपको बताया था। तो अभी डेप्रिसिएशन हम लोग किसका करेंगे, 3.5 लाख। गाड़ी का कॉस्ट कितना है, 3.5 लाख है, उसको 25% कर 87,500 हुआ। अभी हम लोग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिड्यूसिंग आप बोले, उस पर हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। आपके बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से आप देख लेना। तो हम लोग 11% पकड़ के करते हैं, तो उनका हम DSCR पर ईयर निकालेंगे। जितना दिन के लिए लोन देंगे पर ईयर निकालेंगे, पहले ही मैंने बोला, तो मैक्सिमम 7 साल के लिए दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट ईयर का सिर्फ आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 30,390 रुपये 92 पैसा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा उनका। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। मेंटेनेंस एक्सपेंस है 3,000। क्वायल, कॉस्ट ऑफ क्वायल स्पेयर्स वगैरह के लिए हम लोग ने 2,000 यहाँ पकड़ा हुआ है। स्टाफ सैलरी बोलिए या ड्राइंग ऑफ द ऑपरेटर, मतलब जिनका गाड़ी है वो खुद जो प्रॉफिट है जो इनकम हो रहा है उनसे निकाल ले रहे हैं, या स्टाफ को दे रहे हैं 84,000, क्योंकि आजकल 6-7 हज़ार से नीचे कोई काम नहीं करता महीने का। तो उस हिसाब से साल का 84,000 सही है। अदर्स कुछ नहीं है, अदर्स कुछ नहीं। टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, हम लोग सबको जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस निकल जाएगा 2,50,490 रुपये 92 पैसा। ठीक है, अब हमारा टोटल एक्सपेंस निकल गया और हमारे पास टोटल इनकम था 26,000। यहाँ तक कोई इशू नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमारे पास सरप्लस कैसे निकलता है, तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास निकल गया कितना, 61,509.08 पैसा। ठीक है, इनकम टैक्स नील है, इनकम टैक्स नहीं चाहिए इतना कम इनकम के लिए। अब नेट सरप्लस उनके पास कितना है, 61,000 समथिंग है, 509। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि डेप्रिसिएशन तो हम लोगों ने लिया, डेप्रिसिएशन हम लोग काउंट करते हैं, मगर ये जो डेप्रिसिएशन है ये खर्चे में तो हम दिखा रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन है तो ये हमारे इनकम का एक पार्ट, हम इनकम में से ही काट के तो दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को जोड़ लेते हैं, इसको दोबारा से जोड़ते हैं, जो हमारा नेट सरप्लस है। तो हमारा टोटल नेट कैश अक्रूवल कितना हो जाता है, 1,49,009.08। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो हम माइनस कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, उनके टोटल इनकम से ही तो ये एक्सपेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में इसका रेट कम नहीं होता, मगर उसका वैल्यू कम हो जाता है
जब उसको बेचने हो जाएगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे चूंकि निकालना है टोटल कैश अक्रूवल्स कितना हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं तो नेट कैश अक्रूवल्स कितना हो गया हमारा। नेट कैश अक्रूवल्स यही हमारा 1,49,008 प्लस, ठीक है, प्लस हमारा मंथली इंटरेस्ट जो है उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। जो हम लोग टर्म लोन पे मंथली इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे जोड़ के रखा है 1 साल का, वो हम लोग जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाय, आप ईएमआई बोल दो या टर्म लोन का जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों को जोड़ के इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है नेट कैश अप्रूवल्स प्लस मंथली इंटरेस्ट मिला के 1,79,400 समथिंग आता है। और हमारा मंथली ईएमआई कितना आ रहा है, 1 साल का ईएमआई कितना आ रहा है। यहाँ पे मंथली ईएमआई हमने ये गलती से दे दिया है, यहाँ पे आपका 1 साल का ईएमआई होगा, क्योंकि हम 1 साल का उसका निकाल रहा है। ठीक है, तो 1 साल का हमारा ईएमआई प्लस इंटरेस्ट मिला के 77,620 आ रहा है। इसको जब हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डीएसआर कितना आ रहा है, 2.31। कितना आ रहा है हमारा, 2.31। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम हमें कितना चाहिए था, 1.5 चाहिए, इसलिए मिनिमम हम लोग ये मिनिमम 1.5 का मतलब ये हुआ कि इनका जो कर्ज है, इनका जो कर्ज है, ठीक है, उनसे ये 2.31 ज्यादा इनकम कर रहे हैं, इनके पास सरप्लस है, डेप्ट ऑब्लिगेशन है। मिनिमम 1.5 क्यों चाहिए, क्योंकि 1 रुपया कर्ज है, तो 1 रुपये के बदले में कितना कर रहे हैं, 1.5 इनका कैश आ रहा है, सरप्लस है इनके पास। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए हम लोगों ने डीएससीआर निकाला। अभी डीएससीआर के फॉर्मूला को देखते हैं और काफी इसको अच्छे से समझेंगे। और इसको थोड़ा भी इम्पोर्टेंट से देखिए, क्योंकि डीएससीआर आपको हर कोई निकालने के लिए बता देगा, मगर मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगी। ठीक है, आप समझिएगा इसको। अब डीएससीआर निकालते क्यों, आपको सभी को पता चल गया डीएससीआर क्यों निकालते हैं। डेब्ट ऑब्लिगेशन आपके बिजनेस से जो इनकम हो रहा है उसको कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए डीएससीआर निकालते हैं। ठीक है, अब डीएससीआर का फॉर्मूला क्या होता है, डीएससीआर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया, आप डेप्रिसिएशन बोले या अदर नॉन कैश एक्सपेंस बोलिए, इसको ऐड करते हैं हम लोग। नॉन कैश, अदर नॉन कैश एक्सपेंस क्या है, या आप डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन या अदर नॉन कैश एक्सपेंस हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्यों बोलते हैं कि आपका कैश वहां पे नहीं खर्च हो रहा है, मगर वो एक्सपेंस है, हम उसको दिखाते हैं। मतलब वो एक्सपेंस हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वह क्या हो रहा है कि एज ए हमारे पास कैश के फॉर्म में नहीं है, वो नॉन कैश के फॉर्म में है। और हमारा जो वो खर्च है वो हमारे बिजनेस से आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, वो हमारे आउटपुट नहीं जा रहा, लेकिन हम लोग एसेट की वैल्यू कम करते हैं, कम दिखाते हैं, इसलिए उसको हम लोग नेट प्रॉफिट में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड किया, प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंस जो भी होगा उसको ऐड करेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऐड करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि आपने जो लास्ट में देखा है, वहाँ जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था ई रिक्शा का, वहां पे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को खर्च के रूप में दिखाया, फिर उसको वापस से जोड़ा। क्यों जोड़ा वापस से, देखिए डेप्रिसिएशन जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोग जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है उसको माइनस कर देते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। क्यों माइनस करते हैं, इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये खर्च है। खर्च, ये खर्च अगर हम नहीं माने, डेप्रिसिएशन को एक खर्च माना जाता है, अगर इसे माइनस नहीं करेंगे तब तो जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन हमारा, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए उसको हम दिखाते हैं, ये अकाउंटिंग का एक मेथड है, दिखाता है। लेकिन अगर ये कैश एक्सपेंस होता, अगर ये कैश एक्सपेंस होता तो हम लोग के यहाँ पे इसको वापस ऐड नहीं करते, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको वापस ऐड कर रहा है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डीएससीआर का में हम लोग ये चेक करते हैं कि उसका टोटल कैश का इनफ्लो क्या है। तो अगर हमारे पास टोटल जो पैसा आया है, सिर्फ अगर नेट प्रॉफिट को हम ले ले, तो नेट प्रॉफिट तो हमारा टोटल पैसा नहीं आया था ना। नेट प्रॉफिट में हमारा क्या क्या आया हुआ है, एक्चुअली में हमारा ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये इंटरेस्ट और टर्म लोन को भी तो काट के आया, ये भी पैसा तो इसी से माइनस हो गया है, ये भी खर्च था ना। तो इसको तो हमें यहाँ दिखाना होगा कि हाँ पैसा हमारा आया टोटल, डेप्रिसिएशन भी इसी में माइनस हो गया, इसलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसलिए अगर आपके मन में एक क्वेश्चन हो कि हम लोग नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को क्यों ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों को हम लोग
खर्च मानते हैं, ये खर्च है, और ये खर्च काट के ही हमारा तो नेट प्रॉफिट निकलता है। तो चूंकि हमको देखना है कि हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ, कैश सरप्लस हमारे पास कितना था डेप्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए, तो हमारे पास एक्चुअली में कैश कितना था, ये नेट प्रॉफिट था, ये भी था और ये भी था, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, जो भी हमारा खर्च है महीने का, साल का, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट और टर्म लोन, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, डीएससीआर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा आपका। अब डीएससीआर अगर आपका एक से ज्यादा है तो मतलब आप परफेक्ट है, आपका बिजनेस अच्छा से चलेगा, आपको लोन देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू इनफ इनकम टू कवर योर डेप्ट पेमेंट, ठीक है। अगर डीएससीआर एक के बराबर हो तो भाई 1 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आप कमा रहे हो, तो थोड़ा रिस्की है, तो ये सेफ्टी मार्जिन नहीं माना जाता है, इसलिए बैंक हमेशा एक से ज्यादा, और एक से कम हो तो फिर वहां पे लोन देना बड़ा रिस्की है, क्योंकि वो डेप्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा है। 1 रुपया का कर्ज है और वो कमा रहा है 80 पैसा, 0.80, तो होगा क्या, कभी नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए, तो आइडियल डीएससीआर एक्चुअली में 2 के आसपास माना जाता है, बहुत सारे बैंक 2 के आसपास ही आइडियल डीएससीआर मानते हैं, और जो भी टर्म लोन हम लोग देंगे वहां पे हम लोग को डीएससीआर निकालना ही होगा, जितना भी पीरियड के लिए देंगे वो हर पीरियड में ईयरली हमको निकालना है। डीएसएल का फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे, नेट प्रॉफिट प्लस जो भी हमारा अदर नॉन टैक्स एक्सपेंस, इसमें डिप्रिसिएशन भी आता है, ये हम लोग ऐड करते हैं, और इंटरेस्ट और टर्म लोन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारा ये जो टोटल इनकम से उधर से इंटरेस्ट माइनस होकर के आया था, तो ये पैसा भी तो हमने कमाया ना, जो इंटरेस्ट और टर्म लोन है ये तो हमने कमाया, ये खर्च कट के आया, तो जो हमने टोटल कमाया जो इनकम की, वो टोटल हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसको हम लोग जो हमारा खर्च है उसे डिवाइड करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये हमारा डेप्ट है, ये हमारा क्या डेप्ट है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं अपने सरप्लस इनकम से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, आशा करते हैं। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक